अस्सलाम वालेकुम। आज हमें एक्सरसाइज 1.3 करनी है। एक्सरसाइज 1.3 नहायत ही ईजी है। इसको करने से पहले दो कंसेप्ट ध्यान में रखने हैं। जब हम कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ज़्यादा से कम की तरफ आएंगे तो डिवाइड करेंगे। मतलब अगर हमें कम कीमत या कम वैल्यू दी हुई है और हमने ज़्यादा वैल्यू मालूम करनी है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर ज़्यादा वैल्यू दी हुई है कम मालूम करनी है तो हम इसको डिवाइड करेंगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस प्लस माइनस के हैं और कुछ में फार्मूला लगेगा, वो फार्मूलाज भी गिवन है, तो आप लोगों ने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ Rs 1,75,000 इन हिज बैंकिंग अकाउंट। मतलब कि लास्ट जो उसको बैंक स्टेटमेंट मिली बैंक की तरफ से, बैंक जब भी हम रकम विड्रा करवाते हैं तो बैंक एक स्टेटमेंट देता है, उसके मुताबिक उसके अकाउंट में 1,75,000 रुपये थे। ही रोट वन चेक फॉर Rs 45,790 एंड अनदर फॉर Rs 1,12,921। चेक उसने दो चेक रोट किए, एक इतनी अमाउंट का और दूसरा इतनी अमाउंट का। चेक रोट करने का मतलब ये है कि बैंक से इतनी अमाउंट निकलवाई है। ये दो अमाउंट्स हैं जो उसने बैंक से निकलवाई हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस, कि उसके अकाउंट में बाकी बचे कितने पैसे हैं, उसका करंट बैलेंस क्या है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो बैलेंस जो टोटल बैलेंस था निकलवाने से पहले उसे हम माइनस कर देंगे विड्रॉवल अमाउंट से। जो अमाउंट उसने निकलवाई है उनसे माइनस कर देंगे, जो हमारे पास बचेगा वो करंट बैलेंस होगा। सबसे पहले हम टोटल बैलेंस लिख लेते हैं, ये था, और उसके बाद दो विड्रॉल जो उसने करवाए हैं उनको प्लस कर लेते हैं। ये दो विड्रॉल उसने करवाए थे उनको सम कर लिया तो हमारे पास आंसर ये आया। जब आप सम करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसके बाद ये आंसर आया, इसके बाद हमने मालूम करना है कि करंट बैलेंस हमारा कितना है। तो टोटल बैलेंस में से हम विड्रॉल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास करंट बैलेंस बच जाएगा। टोटल बैलेंस ये था, विड्रॉल अभी हमने ये निकाला, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ये आया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बात की गई है कि लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। 16.2 लीटर पेट्रोल से वाजिद ने 283.4 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। ही सेड दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वो ये कहता है कि उसकी गाड़ी या उसकी सवारी और या बाइक जिस पे भी वो सवार था वो 1 लीटर से 1.75 किलोमीटर तय करती है। इज हिज आंसर रीजनेबल। पता ये करना है कि क्या उसका आंसर रीजनेबल है, एक्यूरेट है या नहीं है। तो सिंपल हमें 1 लीटर की एवरेज दी हुई है, हम 16.2 लीटर की एवरेज निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हम कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे। अगर वो एवरेज इससे मैच करती हुई तो उसका आंसर रीजनेबल है, अगर मैच ना करती हुई तो आंसर रीजनेबल नहीं है। तो वाजिद ने जो टोटल ड्रॉप किया वो 283.4 किलोमीटर है। एवरेज कितनी है उसकी गाड़ी की 1.75 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। तो 1 लीटर पे एवरेज बन रही है 1.75 किलोमीटर, तो 16.2 लीटर पे एवरेज कितनी बनेगी। 1.75 को 16.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो वो बन रहा है 28.35। तो जो वाजिद ने बताया ये उससे मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि उसका आंसर या उसकी बात रीजनेबल नहीं है। सो हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल। तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बात की गई है सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ Rs 139.2। सलमा ने 3.2 गज का कपड़ा खरीदा है। फैब्रिक कपड़े को कहते हैं और यार्ड गज को कहते हैं, ये कपड़े की पैमाइश होती है। इतने पैसों में 139.2 रुपीज़ में। हाउ मच द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। अगर 3.2 यार्ड की कीमत ये है तो 1 यार्ड की कीमत या 1 गज की कीमत कितनी होगी। तो हम ज़्यादा की कीमत हमें दी हुई है, कम की हमने मालूम करनी है, तो इसका मतलब हम ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो सिंपल हम डिवाइड करेंगे। पहले स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं।
कॉस्ट फॉर 3.2 यार्ड 139.2 जो कि हमें गिवन है। कॉस्ट फॉर 1 यार्ड, 1 यार्ड के लिए कितनी बनेगी, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं 139.2 डिवाइडेड बाय 3। जब आप इनको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमिना ने 3.5 किलोमीटर की मुसाफत 1 घंटे में तय की है। शी टुक 12 आवर वॉक, उसने 12 घंटे वो मुसलसल सफ़र तय करती रही है, मुसाफत करती रही है, वॉक करती रही है। हाउ फार डिड शी वॉक, वो कितनी दूर गई होगी। इन सिंपल वर्ड्स, उसने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा 12 घंटों में। तो हमें 1 घंटे का उन्होंने बताया हुआ है, कम का 1 घंटे का कि 3.5 किलोमीटर वो तय कर लेती है। 12 घंटों का हमने मालूम करना है। सिंपल, फिर वही पुराना कॉन्सेप्ट, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। 1 घंटे का दिया हुआ है, 12 घंटों का मालूम करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 घंटे का 3.5 किलोमीटर, स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं, ये हमें गिवन है। 12 घंटों का मालूम करना है तो 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 किलोमीटर हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 3.5 को 42 किलोमीटर जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बात की गई है द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7-day ट्रिप। हाइकिंग क्लब में एक वो 7 दिन की ट्रिप पे गए हैं। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। उन्होंने हर रोज़ या हर दिन 5.5 से 7.5 माइल तक की हाइकिंग की है, तक का सफ़र तय किया है। इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड। वो कह रहे हैं कि नीचे जो ऑप्शन दिया हुए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन अज्यूम करना, किस ऑप्शन को रीजनेबल मानना ज़्यादा सूटेबल होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है लेस दैन 35 माइल्स। क्या उन्होंने 35 माइल से कम की हाइकिंग की होगी। बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, उन्होंने 35 से 55 माइल के दरमियान हाइकिंग की होगी। या उन्होंने इक्वली 55 माइल्स, एग्जैक्ट 55 माइल्स की हाइकिंग की होगी। मोर देन 55 माइल्स या 55 माइल से ज़्यादा की हाइकिंग की होगी। अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें तो हमें 1 दिन की हाइकिंग बताई हुई है 5.5 एंड 7.5 माइल्स, और ट्रिप कितने दिनों की थी, 7 दिनों की। तो मतलब हमने बाकी टोटल 7 दिनों की मालूम करनी है। 1 दिन की बताई हुई है, 7 दिनों की मालूम करनी है। कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हाइकिंग फॉर 1 डे 5.5 टू 7.5 के दरमियान है। हाइकिंग फॉर 7 डेज, अब 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 5.5 से भी और 7.5 से भी। 5.5 से 7 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 38.5, और 7.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारा आंसर आएगा 52.5। तो ये हमारा आंसर आ रहा है 38.5 से 52.5 के दरमियान। अब अगर हम ऊपर वाले ऑप्शन जो हमें दिए हुए थे उन पर गौर करें तो जो सबसे सूटेबल या रीज़नेबल ऑप्शन हमारे पास बचता है वो ऑप्शन बी है, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। तो हम आंसर ये लिख सकते हैं कि पॉइंट बी इज़ मोर रीज़नेबल। सो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, For a class party, the student council purchased 42 balloons that RS 1.85 each. वो कह रहे हैं कि क्लास में पार्टी हुई जिसमें स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बलून जो हैं वो ख़रीदे। हर एक बलून की कीमत उन्हें 1.85 पड़ी है, 1.85 में मिला है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर बलून्स। टोटल उन्हें कितना खर्चा आया होगा ये हमने मालूम करना है। एक बलून की कीमत हमें बताई गई है 1.85, टोटल 42 की हमने मालूम करनी है। सिंपल, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट जो है वो आपने क्वेश्चन के अंदर से ढूंढनी होती हैं, वो आप खुद देख के बना सकते हैं। प्राइस फॉर 1 बलून 1.85
ये हमें गिवन है। प्राइस फॉर 42 बलून्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे ये मैं तकरीबन हर सवाल में रिपीट कर रहा हूँ। तो 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85 जब करेंगे तो 77.7 रुपीज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब कि टोटल उनको इतना खर्चा पड़ा है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बात हो रही है जी, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक दोस्तों का ग्रुप है, उन्होंने 4 गज लंबा रेक्टेंगुलर बैनर बनाया। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं। दे पेड Rs 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक। 3.75 एक गज उनका खर्चा आया फैब्रिक के लिए। एंड Rs 9 फॉर द फिल्म टू गो अराउंड द बैनर, और Rs 9 रुपये उनका खर्चा आया है फिल्म के लिए। 10 यार्ड पैरामीटर, व्हाट वाज द विड्थ। अब हमें 3 चीज़ें गिवन है, एक लेंथ, एक पैरामीटर बताया अभी उसने, 10 यार्ड का पैरामीटर है। व्हाट वाज द विड्थ, विड्थ क्या होगी ये हमने मालूम करना है। तो सिंपल हम लेंथ का पहले गिवन लिख लेते हैं, जो हमें गिवन है लेंथ ऑफ द यार्ड 4 और पैरामीटर भी हमें गिवन है 10। तो पैरामीटर के फार्मूला से हम विड्थ निकाल सकते हैं। इधर फार्मूला लगेगा, पैरामीटर का फार्मूला बहुत ही आसान है। पैरामीटर का फार्मूला हमारे पास होता है P = 2 लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, विड्थ वैसे ही रहेगा क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। P की पैरामीटर की जगह पे भी हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमें गिवन है। तो फिर इधर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई भी करना है। लेंथ की जगह पे 4, P की जगह पे 10 पुट करेंगे, फिर 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, और 2 विड्थ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2W आ जाएगा। अब ये 8 जो है ये इधर 2W के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। 10 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 विड्थ वैसे का वैसे ही चलता आ रहा है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको ऐसे भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो पीछे हमारे पास बचा 1, तो 1 यार्ड हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 1 यार्ड उस रेक्टेंगल की विड्थ है, चौड़ाई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बात हुई है, अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट्स ऑफ Rs 20 लाख ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल। 20 लाख के उनके असासे हैं जिसमें से 3/5 उसका कैपिटल है। एंड रेस्ट इज डेप्ट, और बाकी जो बचेगा वो उन पे कर्जा है। मालूम ये करना है कि कर्जा एक्चुअल में कितना है, डेप्ट कितना है और कैपिटल कितना है। फार्मूला हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। अगर आप लास्ट पे ब्रैकेट में देखें तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट। एसेट्स हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, स्टेटमेंट 20 लाख। कैपिटल हमें गिवन है 3/5 ऑफ एसेट्स। 3/5 एज इट इज लिख देता हूँ, 3/5 एज इट इज लिख देता हूँ, और 20 लाख एसेट्स की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देता हूँ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब 3 को 20 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नियरली 60 लाख बन जाएगा। उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 12 टाइम्स 60 होता है। तो आप कैलकुलेटर भी अगर करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसको 5 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास 12 लाख बचेगा। तो ये हमारे पास आया है कैपिटल। कैपिटल हमने मालूम कर लिया, अब पीछे रह गया डेप्ट। फार्मूला अगर हम रिपीट करें जो कि हमें गिवन था वो ये था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्ट। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हमारे पास एसेट्स भी है, कैपिटल भी हमने निकाल लिया है, डेप्ट हमें मालूम करना है। तो डेप्ट को हम एक साइड पर रहने देते हैं। ये कैपिटल इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब इधर आएगा तो माइनस। अब इनके सिंपल वैल्यूज पुट कर दें। 20 लाख के एसेट्स थे और 12 लाख का कैपिटल था। 20 लाख में से जब 12 लाख माइनस करेंगे तो सिंपल 8 लाख बच जाएगा, और वो 8 लाख हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी सिंपल ही है, इसमें भी फार्मूलाज लगेंगे और वो भी गिवन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वर्ल्ड lowest temperature in past 100 years was recorded to be -89.2 सेल्सियस। कि इतना टेम्परेचर जो है वो सबसे लोवेस्ट पिछले 100 सालों में रिकॉर्ड हुआ है। अब इस टेम्परेचर के साथ हमें करना क्या है, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल।
इसको फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। फार्मूलाज हमें गिवन है, ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है और ये केल्विन का फार्मूला है। तो स्टेटमेंट्स हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। लोवेस्ट टेम्परेचर इतना है। पहले जब हम केल्विन स्केल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये फार्मूला लगा देंगे। इसके C की जगह पे सेल्सियस टेम्परेचर हमने पुट करना है जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर -89.2 सेंटीग्रेड। तो ये पुट कर दिया -89.2 273 फार्मूला के अंदर था। ये प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं। 273 और 89.2 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। -89.2 और 273 को जब प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको हम आगे यूनिट भी लगा सकते हैं केल्विन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट रहता है, उसके लिए हमें फार्मूला भी गिवन है 9/5 C + 32। C की जगह मैं पहले बता चुका है सेल्सियस जो टेम्परेचर हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो पुट करना है -89.2। -89.2 जब हमने पुट किया तो ये हमें नज़र आ रहा है कि 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 5 के साथ इसमें डिवाइड होना है। 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, 5 एज इट इज़ लिख दिया। अब ये 32 है, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 1 है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। याद रखें कि जब भी प्लस माइनस में फ्रैक्शंस आएंगी, फ्रैक्शंस होंगे और दरमियान में प्लस या माइनस होगा तो आपने एलसीएम लेना है, उनको काटना नहीं है या मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इन दोनों का एलसीएम 1 और 5 का ऑब्वियसली 5 ही आएगा। जब एलसीएम का कंसेप्ट ये है कि जो एलसीएम आपके पास आ जाता है, इधर पहले एक साइड पे मैं एलसीएम का कंसेप्ट समझा दूं, फिर हम कैरी ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं तो एलसीएम का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। पिछली जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें भी मैं एलसीएम का कंसेप्ट समझा चुका हूँ, तो दोबारा देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास है 1/4 + 1/5, दो फ्रैक्शंस हैं और इनके नीचे ये है 5 और 4। 5 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 20। 5 और 4 का एलसीएम इस तरह लेंगे हम, 4 2 1 2 1 1 5 to 10 to 20, तो 20 आ गया। अब इस 20 के साथ आपने करना ये है कि इस 20 को पहले इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे। 4 को 20 के साथ डिवाइड करें तो आंसर आता है 5। जो आंसर आएगा उसको नोमिनेटर के साथ ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 × 1, ये आ गया हमारे पास, प्लस अब इस एलसीएम को दोबारा इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड किया तो 4 आ गया। अब जो आंसर आया उसको ऊपर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1। तो ये हमारे पास 5 + 4 बन गया। तो ये 5 × 1 5 + 4 और डिवाइडेड बाय 20 इस तरह कुछ आ जाता है। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस मूव करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आया था 5। अब कुछ बच्चे जो हैं वो रट्टा भी लगाते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो कंसेप्ट या वो तुक्का, कंसेप्ट तो खैर उसको नहीं कह सकते, वो तुक्का कहीं कहीं चल जाता है, कहीं पे नहीं चलता। तो ये एक प्रॉपर कंसेप्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। तो इन दोनों का एलसीएम 5 आ गया हमारे पास। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि इस एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। उस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ आ गया। अब इस 5 को इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, 1 जब 5 से डिवाइड होगा तो 5 आएगा। उस 5 को मल्टीप्लाई करना है 32 के साथ। 32 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 160 आ जाएगा, जो कि मैंने लिख दिया। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 802.8 से 160 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा ये, और 5 एज इट इज़ लिखा हुआ है। उस 5 को आपने डिवाइड कर देना है इसके साथ। डिवाइड करने के बाद आपका ये आंसर आएगा और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो सॉल्व आउट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमने जाना है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास,
अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी पर गवर्नमेंट ने पेनलाइज किया, मतलब उस पर जुर्माना किया गवर्नमेंट एक्ट के वजह से फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन, क्योंकि वो बहुत लो क्वालिटी की चीज़ें बना रहे थे। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, उनके 3 शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं। 3 शेयर होल्डर हैं, फरा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशो ऑफ 1:2:3। इसका मतलब ये है कि फरा जो पहला शेयर होल्डर है उसने 1 गुना पैसा लगाया है बाकियों की निस्बत। जो दूसरी शेयर होल्डर है मरियम, उसने डबल पैसा लगाया हुआ है, और तहरीम ने 3 गुना लगाया हुआ है। एंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी, इस जुर्माने की जो रकम है वो इतनी है। अब करना क्या है, फाउंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। इन तीनों के हिस्से में कितने जुर्माना आएगा। अब अगर देखा जाए तो टोटल जो हिस्से हैं 3, 2, 5 और 1, 6 बन रहे हैं, जिसमें से एक हिस्सा फरा के, 2 मरियम के, 3 तहरीम के। सबसे पहले हम 6 हिस्सों का, मतलब कि सबको अगर 1-1 देना हो तो वो निकालेंगे वो कितनी अमाउंट बनती है, सबको अगर 1-1 हिस्सा देना हो। तो उसके बाद फरा को तो 1 ही देना है, वो उसी के हिस्से में लिख देंगे। मरियम के हिस्से में 2 आएंगे तो उसको 2 के साथ जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और तहरीम की दफ़ा 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ नहीं आई होगी। अभी हम आंसर की तरफ चलते हैं तो जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हमें गिवन है टोटल पेनल्टी, जो जुर्माना है टोटल, ये टोटल शेयर्स कितने, 6 शेयर्स बनना है। तो हमने 1 का मालूम करना है कि अगर 1-1 मतलब कि सबके हिस्से में 1 जैसा जुर्माना आए तो वो कितना बनेगा, 1 के हिसाब से मालूम करना है। तो हमने ज़्यादा से कम की तरफ जाना है, हम डिवाइड करेंगे। इसको 6 पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया 76144.82। अब फ़र्क के हिस्से में तो 1 ही जाना था, 1 के हिसाब से जो है वो जुर्माना उसने पे करना था। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो 2 के हिसाब से शेयर होल्डर थे जिन्होंने दुगना इन्वेस्ट किया हुआ था, वो जुर्माना भी दुगना ही पे करेंगे, तो उनका 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जिन्होंने 3 गुना इन्वेस्ट किया हुआ था उन्होंने जुर्माना भी 3 गुना पे करना है, तो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। तो ये हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है या कोई गलती है एक्सरसाइज के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल पे लाजमी बता सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।